हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय 3 सवाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा से ही अवगत नहीं कराता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 15, 3 सवाल। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि एक राजा अपने जिन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है, जिसके लिए जिनके उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिले, अतः वह वन की ओर निकल पड़ता है जहां अपने प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गए। तो आइए पढ़ते हैं ये 3 प्रश्न कौन से हैं और उनके क्या उत्तर है। एक राजा था। एक बार उसके मस्तिष्क में यानी उसके दिमाग में ये विचार आया कि यदि 3 बातें मालूम हो जाए तो कभी मन की कोई साध अधूरी यानी कोई इच्छा अधूरी न रहे और सब काम पूरे हो जाए। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई आकर राजा के 3 सवालों के जवाब बताए, उसे खूब इनाम दिया जाएगा। पहला सवाल यह कि हर काम का ठीक समय क्या है, यानी कोई कौन सा काम सही समय पर किया जाए, वो समय क्या है। दूसरा यह कि सबसे जरूरी आदमी कौन है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है। और तीसरा यह कि सबसे महत्व का काम कैसे जाना जा सकता है, यानी कैसे पता करें कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। बड़े बड़े विद्वान दूर दूर से राजा के पास आए और अपने उत्तर बताए। सब विद्वानों के उत्तर अलग अलग थे, यानी सभी के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। पहले सवाल के जवाब में कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रत्येक काम के लिए एक समय सारिणी तैयार करनी चाहिए, यानी सम टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उसमें सब कामों का समय नियत कर देना चाहिए, यानी निर्धारित कर लेना चाहिए, तभी हर काम ठीक वक्त पे हो सकता है। कुछ का मानना था कि पहले से हर काम का समय निश्चित कर लेना संभव नहीं है। आदमी अपने आसपास का ख्याल रखे और जो जरूरी और उपयोगी हो वही करता चला जाए। कुछ अन्य विद्वानों ने कहा कि पंडितों की एक सभा होनी चाहिए जो महाराज की सहायता करे और प्रत्येक काम का उचित समय निर्धारित कर दिया करे। इस बात पर कुछ विद्वानों ने कहा कि कुछ ऐसी बातें नहीं होती कि सभा में लाई जाए और तब जाकर उन पर फैसले हो। यह तय करने के लिए पहले कुछ पाना होना जरूरी है कि किसका क्या फल होने वाला है, और ये तो बस ज्योतिषी तंत्र मंत्र जानने वाले जानते हैं। सो हर एक काम का ठीक से मुहूर्त यानी समय निकाला जाने के लिए पूछना चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब भी सबके अलग अलग थे, सबके जवाब भिन्न भिन्न थे। कुछ बोले कि महाराज के लिए सबसे जरूरी लोग हैं राज दरबारी, किसी ने कहा कि राजपुरोहित, किसी ने कहा कि वैद्य, कुछ बोले कि राज्य में सबसे जरूरी सिपाही होते हैं। तीसरे जवाब भी सबके अलग अलग थे। सवाल के जवाब में सबसे जरूरी काम कैसे जाना जाए, कुछ ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे जरूरी वस्तु है विज्ञान। औरों ने कहा कि जगत में ऋण चातुरी सबसे बढ़कर बात है। कुछ अन्य बोले कि धर्म की पूजा से आगे तो कुछ भी नहीं, वही श्रेष्ठ है। सबका जवाब सब अलग अलग थे। सो राजा किसी से राजी नहीं हुआ और किसी को इनाम भी नहीं दिया। सवालों के ठीक जवाब पाने की इच्छा उनके मन में बनी रही। एक दिन उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह एक योगी के पास जाकर अपने प्रश्न के उत्तर पूछेगा। वह योगी वन में रहता था, कभी बाहर नहीं आता था। गांव के सीधे साधे लोगों के अलावा किसी और से वो मिलता तक नहीं था। सो राजा ने अपना सादा सा वेश यानी साधारण वेश धारण किया और योगी की कुटिया के आने से पहले घोड़े से उतरकर पैदल ही चल दिया। साथ के रक्षक सिपाही को उसने वहीं छोड़ दिया, यानी ताकि वो पहचान नहीं सके कि ये महाराज है।
राजा कुटिया के अंदर पहुंचा तो देखा कि योगी कुटिया के आगे जमीन खोद रहे हैं। राजा को देखकर योगी ने स्वागत वचन कहे और उसी तरह खोदने का काम करने लगा। योगी का शरीर बड़ा दुर्बल था, यानी पतला दुबला था। जमीन में एक फावड़ा यानी खोदने वाला औजार मारते ही उसकी सांस जोर जोर से चलने लगी। राजा ने पास जाकर कहा, हे ज्ञानी योगी, मैं आपके पास 3 सवाल पूछने आया हूं। पहला, ठीक काम का ठीक वक्त मैं कैसे जान सकता हूँ? दूसरा, कि कौन लोग मेरे लिए सबसे जरूरी हैं, इसीलिए मुझे इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा, कि कौन सा काम सबसे महत्व का है, जिस पर मुझे पहले ध्यान देना चाहिए। ये 3 मेरे प्रश्न हैं। योगी ने राजा की बात सुनी पर जवाब नहीं दिया। फावड़ा ले फिर खोदना उसने शुरू कर दिया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए, कुछ देर मैं आपकी जगह काम कर लेता हूँ। अच्छा कहकर योगी ने फावड़ा राजा को दे दिया और कुछ दूर जमीन पर बैठकर सुस्ताने लगे, यानी आराम करने लगे। 2 क्यारी खोद चुकने पर राजा रुक गया और उसने अपने सवालों को फिर से दोहराया। योगी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वे खड़े हो गए और हाथ बढ़ाकर बोले, अब तुम आराम करो, मैं खोद लेता हूँ। पर राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया। आप ही यानी राजा स्वयं उसे खोदने लगा। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता। धीरे धीरे सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा, यानी संध्या होने लगी। आखिर राजा ने फावड़ा जमीन पर लगा छोड़ कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया था। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो वैसा कहिए, मैं घर चला जाऊंगा। तभी योगी ने सामने देखकर कहा, देखो वहां कोई भागा आ रहा है, जाने कौन है। राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी वन में भागा आ रहा था। दोनों हाथों से पेट को दबा रहा था और वहां से लहू बह रहा था, यानी खून। राजा के पास पहुंचते ही कहरा कर गिर गया, यानी तड़प कर गिर गया और बेहोश हो गया। राजा ने उसके घाव को देखा और योगी का अंगोछा देखकर फिर पट्टी मांगने लगे। आखिर में खून बहना बंद हुआ, वह आदमी होश में आया। उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। इतने में सूरज छुप गया और अंधेरा होने लगा। योगी की मदद से राजा उस घायल आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और वहां बिछौने पर उसे लिटा दिया। बिछौने पर पहुंचकर आदमी ने आंखें मीच ली। उसे कुछ चैन मालूम हुआ, यानी कुछ आराम आया। राजा अब भी थ, राजा भी थक गया था। वह तो पैदल चला था और कुछ काम की थकान थी। सो वह वही दहलीज यानी गेट की जो चौखट होती है उसके पास चौखट का तकिया लगा गुड़ी मुड़ी लेट गया। लेटते ही सो गया और गहरे नींद आ गई। गर्मियों की वह छोटी रात कब निकल गई उसे पता ही नहीं चला। सवेरे पलक मीटता हुआ उठा तो कुछ देर तो उसे याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है और वह आदमी कौन है। वह अजनबी दाढ़ी वाला आदमी बिछौने पर पड़ा चमकीली आंखों से टकटकी बांधकर उसकी तरफ देख रहा था। दाढ़ी वाले आदमी ने धीमे सी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला, भाई मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं किस बात के लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ। दाढ़ी वाले ने कहा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिससे आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और जायदाद छीन ली थी। मुझे मालूम था कि आप यहाँ योगी के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था कि लौटते वक्त मैं आपका काम तमाम कर दूंगा, यानी आपको मार दूंगा, लेकिन पूरा दिन हो गया, आप लौटे ही नहीं। सो मैं अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आया। बाहर आने पर आपके संतरी मिले, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। ज्यों-त्यों उनसे बचकर मैं भागा आया, लेकिन आप मेरे घाव पर पट्टी नहीं बांधते तो मर चुका था। लेकिन देखिए, मैंने तो आपको मारने की ठानी और आपने मेरी जान बचा ली। अब भी मैं जिंदा रहा, आपने चाहा तो
जन्म भर आपकी गुलामी, आपकी तबेदारी करूँगा और अपने बेटे को भी यह ताकीद यानी ये बात सिखाऊँगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है। राजा को बड़ी खुशी हुई। इतनी सरलता से अपने दुश्मन से सुलह यानी देश द्वेष मिट गया, बल्कि दुश्मन की जगह एक आदमी दोस्त बन गया। राजा ने उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं अभी तुम्हारी सेवा के लिए अपने आदमी और राजवैद्य भेज देता हूँ। राजा ने उसकी जायदाद भी उसे लौटाने का वचन दे दिया, वादा कर दिया। राजा योगी को देखने बाहर आया। जाने से पहले एक बार फिर वह योगी से अपने सवालों का जवाब पाने के लिए निवेदन करना चाहता था। योगी बाहर धरती पर घुटनों के बल बैठे कल की खुदी हुई जो क्यारियां थी उनमें बीज बो रहा था। राजा पास आकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रार्थना करता। अपनी दुर्बल टांगों पर उसी तरह सिकुड़ते धरती पर बैठे योगी ने अपने सामने खड़े राजा की तरफ देखा और कहा, जवाब तो तुमको मिल गया भाई। योगी बोला, देखते नहीं हो, अगर कल मेरी दुर्बलता पर तुम दया नहीं करते तो मेरी जगह इन क्यारियों को नहीं खोदने लगते। वापस राह लौट जाते तो वह आदमी तुम पर हमला कर बैठता ही कि नहीं, और फिर यहाँ न ठहरने के लिए तुम पछतावा करते। सो सबसे जरूरी वक्त तुम्हारे लिए वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। इस बार वह आदमी जब भागा भागा हमारे पास आकर गिरा तो सबसे महत्व की घड़ी थी जब तुम अपनी परिचर्या में लगे, क्योंकि अगर तुम घाम न बांधते तो मन में वह तुम्हारा वैर साथ लिए ही मरता, यानी अपने मन में दुश्मनी लेके ही मरता। इसीलिए उस वक्त वह तुम्हारे लिए सबसे महत्व का काम था। इसीलिए याद रखो कि एक ही घड़ी है जो महत्व की है, और वह है वर्तमान की घड़ी। जो अभी चल रहा है वो महत्व का है, वही सबसे महत्व की है, क्योंकि वही घड़ी है जो हम जीते हैं और हमारे साथ में होती है। सबसे जरूरी और महत्व का आदमी वह है जिसके साथ इस घड़ी में हम हो, क्योंकि कौन जानता है कि आगे किसी और दूसरे से मिलना हमारी किस्मत में बदा भी होए कि नहीं। सबसे महत्व का काम है कि उस आदमी की वक्त पर जो सेवा हो सके कर देना, क्योंकि वही एक काम है जिसे आदमी को सौंपकर उसे यहाँ भेजा गया है। इस पाठ के रचयिता हैं लियो टॉल्स्टॉय। इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य के अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।